नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक लेते हैं, नया पॉइंट लेते हैं और हमारा नया टॉपिक जो है, नया पॉइंट जो है वो होगा संधि। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नया पॉइंट निकल करके आ जाता है संधि। अब हम लोग संधि के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो संधि जो है, इस संधि का दूसरा नाम, जैसे कि हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था कि संधि को हम लोग कहते भी हैं, क्या कहते हैं, अब वो यहां पर हमारे पास में निकल करके आता है, संधि को संहिता भी कहा जाता है। संधि को संहिता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात ये आती है कि जब इसे संहिता कहते हैं, अर्थात संहिता का अर्थ ही क्या होगा, संधि, तो इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा वहीं से निकल करके आती है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा प्रकरण के अंदर, और वो परिभाषा होगी हमारे पास में परः सन्निकर्षः संहिता। इसकी परिभाषा बन जाती है परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात परः दूर दूर के, सन्नि का अर्थ हो गया पास में, कर्षः शब्द का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना, अर्थात दूर दूर के वर्णों को पास में ला करके जोड़ना, अर्थात सन्निधि करना ही, क्या करना, सन्निधि करना ही, अर्थात पास पास में मिलाना ही क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई हमारे पास में संहिता और संधि की परिभाषा। ये जो परिभाषा है, यह परिभाषा प्रसिद्ध है, फेमस है, प्रसिद्ध है, और आचार्य पाणिनि जी के द्वारा लिखी हुई है, अर्थात एग्जाम के अंदर यह परिभाषा सर्वाधिक पूछी जाती है। अब वैसे हम लोग कहें कि वर्ण संधानम संधि, अर्थात संधि की दूसरी परिभाषा बन जाती है हमारे पास में वर्ण संधानम संधि। यह हुई हमारे पास में संधि की परिभाषा, अर्थात वर्णों को संधान, संधान का अर्थ होता है मिलाना ही, वर्णों को मिलाना ही क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी नेक्स्ट परिभाषा निकल करके आती है, जो एक अच्छी परिभाषा है, और इसकी परिभाषा को विस्तारित रूप से वो खंडन बदलाती भी, अर्थात उसके स्पष्ट को स्पष्ट भी करती है। वो होगी लोपा गमा देश वर्ण विकारः, लोपा गमा देश वर्ण विकारः संधि उच्यते। लोपा गमा देश वर्ण विकारः संधि उच्यते, अर्थात अब इस शब्द की, अर्थात इस सूत्र की परिभाषा होती है, जैसे दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से या तो वर्ण का क्या हो, लोपा, लोपा शब्द का अर्थ क्या हो गया, लोप, या तो वर्ण का क्या हो, लोप। पै को हलंत करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, जैसे पै को हलंत किया तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ, फिर आगे ग और मैं, या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से किसी नए वर्ण का क्या हो, आगम हो। इसके बाद देखिए मै को, मां को हम लोगों ने हलंत किया तो यहां पर क्या निकल कर क्या जाएगा, आ, उसके बाद में दे और श, आदेश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो वर्ण विकारः, अर्थात वर्णों का विकार, या फिर क्या हो जाए, वर्णों का विकार हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संधि। तो इन शब्दों को हम लोग जब जोड़ते हैं तो परिभाषा बनती है कि दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से या वर्णों को मिलाने से वर्ण का क्या हो, लोप हो, या फिर वर्ण का क्या हो, आगम हो, या फिर वर्ण का क्या हो, वहां पर आदेश किया जाए, या फिर वर्ण में क्या हो जाए, विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पास में संधि, संधि की मुख्य रूप से हमारे पास में तीन परिभाषा निकल करके आती है। पहली परिभाषा है परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है दोस्तों, यह प्रसिद्ध है और पाणिनि जी के द्वारा लिखी हुई है, तो इस परिभाषा को तो हमें 100% याद करके रखना होगा। ये एग्जाम की दृष्टि से हम लोग इसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, अर्थात एग्जाम में ये पूछी जा सकती है।
फिर संधि की परिभाषा निकल करके आती है वर्ण संधानम संधि, वर्णों को पास पास में मिलाना ही संधि कहलाती है। या फिर हम लोग इसको स्पष्ट तरीके से कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि लोपागमादेश वर्ण विकाराः संधि उच्यते, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ने से या तो क्या हो, वर्णों का लोप हो, या फिर कोई वर्ण का आगम हो, या फिर वहां पर वर्ण का नए वर्ण का आदेश किया जाए, या फिर वर्णों का वहां पर विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुई हमारे पास में इनसे इनकी परिभाषा संबंधित बातें। अब जब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है कि संधि कितनी होती है, संधि के भेद कितने होते हैं। तो जब हम लोग संधि के भेद की बात करते हैं तो किसी के मन में तो यह आता है कि संधि मुख्य रूप से 3 होती है, या संधि के 3 भेद होते हैं, और कुछ ऐसा कहते हैं कि संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। देखो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन ही सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और किस तरीके से वो पूछते हैं उस क्वेश्चन के अंदर वो चीजें अपने को ध्यान में रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो संधि के जो भेद होते हैं अर्थात संधि के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से कितने माने गए हैं, 5, अर्थात 5। और वो हम लोग जैसे संस्कृत भाषा में कहें पंच संधि, अपन क्या कह सकते हैं उसे, पंच संधि। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं संधि के कितने भेद निकल करके आए, संधि के 5 भेद होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये संधि के 5 भेद कहां पर माने गए हैं, जैसे कि एक बुक है और वह है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। कौन सी है दोस्तों, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की थी, फिर से ये हमारे सामने निकल करके आ रही है, अर्थात व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। और इनके रचयिता थे, रचनाकार थे भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित। ठीक है दोस्तों, तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अर्थात भट्टोजी दीक्षित के मत के अनुसार संधि के कितने भेद माने गए हैं, 5 भेद माने गए हैं, अर्थात ये 5 प्रकार की संधि मानी गई है। पहले हम लोग व्याकरण सिद्धांत में 5 संधियां कौन कौन सी है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली जो संधि है, पहली संधि का नाम है अच संधि। कौन सी संधि है दोस्तों, अच संधि, अर्थात अपन कह सकते हैं स्वर संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों, यहां पर स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट उसके बाद में आती है हमारे पास में प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि। उसके बाद में 3rd नंबर पे हमारे पास में निकल करके आती है और वो होगी हल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन। कौन सी संधि कहते हैं इसे, व्यंजन संधि, अर्थात हल संधि। फिर उसके बाद में 4th नंबर पे हमारे पास में निकल करके आती है और वो संधि होगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों, विसर्ग संधि। नेक्स्ट 5th नंबर पे हमारे पास में लास्ट की संधि निकल करके आती है स्वादिगण संधि, स्वादिगण संधि। तो दोस्तों इस प्रकार से किसमें, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में अर्थात भट्टोजी दीक्षित के द्वारा कितनी संधि मानी गई है, 5 संधि मानी गई है। जैसे अच संधि, प्रकृति भाव संधि और हल संधि, उसके बाद में यही विसर्ग संधि और अंत में निकल करके आती है स्वादि संधि। अब देखिए दोस्तों, ये तो हुई किसके अनुसार, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 प्रकार की अर्थात इसके 5 भेद होते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि संधि 3 प्रकार की मानी भी गई है, वो कहां पर मानी गई है। तो देखिए दोस्तों, प्रवृत्ति जो कवि थे, भाव जो थे अर्थात उनके अनुसार, या फिर अपन लोग कहें कि आचार्य वरदराज के अनुसार, आचार्य वरदराज के अनुसार, आचार्य वरदराज के अनुसार 3 प्रकार की संधि मानी गई है।
कितनी प्रकार की संधि मानी गई है? 3 प्रकार की संधि मानी गई है। अर्थात ये कौन सी बुक में माना गया है? अर्थात अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं आपको सिद्ध करूं कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। और कौन सी सिद्धांत कौमुदी? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। अब देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 3 भेद कैसे माने गए? तो आचार्य वरदराज ने अपनी पुस्तक लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर प्रकृति भाव जो संधि थी, इस प्रकृति भाव संधि को तो किसमें मिला दिया? अच संधि में। प्रकृति भाव संधि को किसमें मिलाया? अच संधि के अंदर। और हमारे पास में अंत में जो स्वादि संधि थी, इस स्वादि संधि को किसमें मिला दिया गया? विसर्ग संधि के अंदर मिला दिया गया। तो देखिए दोस्तों, आचार्य वरदराज के अनुसार लघु सिद्धांत कौमुदी में 3 संधियां कौन कौन सी निकली? प्रकृति भाव संधि को किसमें मिलाया? अच संधि में। और उस संधि का नाम क्या रखा गया? अच संधि। क्या नाम रखा गया उसका? अच संधि। उसके बाद में सेकंड नंबर पर जैसे कि प्रकृति भाव संधि को तो इसमें मिला दिया गया। अब हमारे पास में कौन सी रही? हल संधि। तो अर्थात उन्होंने दूसरे नंबर की संधि कौन सी मानी? हल संधि। अर्थात अपन कह सकते हैं कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और अंत में आया हमारे पास में विसर्ग और स्वादि संधि। तो उन्होंने क्या किया? स्वादि संधि को किसमें मिला दिया? विसर्ग संधि के अंदर। और तीसरे नंबर की उन्होंने संधि कौन सी मानी? विसर्ग संधि। इस प्रकार से वर्तमान समय में हम लोग कितनी संधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? कितनी संधियों के बारे में पढ़ते हैं? 3 संधियों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये मुख्यतः कितनी होती है? 5 संधियां होती हैं। अर्थात इन संधियों के उदाहरण आते तो हैं, इन संधियों के एग्जाम में भी आते हैं, हमारी बुक में भी अपने को उपलब्ध होते हैं, लेकिन हम लोग ये पहचान नहीं कर पाते हैं कि ये अच संधि के हैं या फिर प्रकृति भाव संधि के हैं। और इसी चीज को अपने को सीखने के लिए हम लोग ये तो पढ़ेंगे ही, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ में प्रकृति भाव संधि के उदाहरण कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन से सूत्र चलते हैं, कौन कौन से नियम हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। और उसके बाद में स्वादि संधि जो होती है उसमें कौन कौन से उदाहरण होते हैं और कौन कौन से वहां पे सूत्र होते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन अध्यापन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से संधि को व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, और आचार्य वरदराज ने उस भाषा को सरल करने के लिए संधि पाठ को, संधि प्रकरण को शॉर्ट करने के लिए, आसान करने के लिए उन्होंने केवल और केवल 3 संधियों के अंदर ही उन्होंने डिवाइड किया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 1 बाय 1 करके अब अच संधि के बारे में अर्थात स्वर संधि के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों अच संधि, अब देखिए दोस्तों अच संधि कहते किसे, तो इसके बारे में अपन सामान्य जानकारी ले लेते हैं। पहले तो देखो अच का मतलब क्या होगा? स्वर, अर्थात कौन सी संधि है? स्वर संधि। अब स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से नया वर्ण या तो आगम हो या आदेश हो या उसके वर्ण में कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे कौन सी संधि कहेंगे? अच संधि कहेंगे, अर्थात उसे अच संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के योग से, अर्थात स्वर वर्णों के योग से नए वर्ण की आवृत्ति होती है या विकार उत्पन्न होता है तो उसे अच संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए हमारे सिलेबस में चलने वाले जैसे कि अच संधि, अब अच संधि में भी इसके भाग बने हुए, वो कौन कौन सी संधि है एक बार उनके बारे में। जैसे कि पहली संधि जो होगी हमारे पास में वो दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों? दीर्घ संधि। फिर होगी गुण संधि, फिर होगी यण संधि, फिर होगी वृद्धि संधि, फिर होगी इसके बाद में अयाधि संधि, फिर होगी हमारे पास में पररूप संधि, और फिर होगी हमारे पास में पूर्व रूप संधि। इस प्रकार से हमारे पास में जैसे कि अच संधि जो है, उस अच संधि के अंदर चलने वाली जो संधियां हैं अर्थात उसके जो भेद है वो हमारे सामने निकल करके आते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी बनी? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयाधि, पररूप और
पूर्व रूप, अर्थात अपने को अच संधि के अंतर्गत हमको ये जो 7 जो संधियां निकल करके आई, इन 7 संधियों का अपने को अध्ययन करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हमारे पास में संधियां निकल करके आती है। अब इसमें से आने वाली जो प्रथम जो संधि है, अब उस प्रथम संधि को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि दीर्घ संधि होती कैसे है, किस तरीके से होती है और उसमें कौन कौन से किस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। तो दोस्तों हमारी पहली संधि निकल करके आती है दीर्घ संधि, और इस दीर्घ संधि का सूत्र होता है, दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकह सवर्णे, अकह सवर्णे दीर्घ है, अकह सवर्णे दीर्घ है। देखिए दोस्तों दीर्घ संधि का सूत्र निकल करके आया और वो है अकह सवर्णे दीर्घ है। अर्थात अब ये परिभाषा क्या कहती है, ये कही जैसे कि अक। अब दोस्तों ये अक क्या है, अक एक प्रत्याहार है। जैसे कि हमारे पास में माहेश्वर सूत्र की चर्चा करें तो ए ई उ ण, फिर उसके बाद में आता है री री क। ठीक है दोस्तों, माहेश्वर सूत्र के जो अंतिम व्यंजन वर्ण होंगे, हलंत जो वर्ण होंगे, तो उनको एसाम अंत्य इत, एसाम अंत्या इत, इस सूत्र के द्वारा उनकी इत संज्ञा करती जाती है, अर्थात उनको वहां से हटा दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों अक जो प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आए, देखिए ए, उसके बाद में ई, फिर उसके बाद में उ, फिर आया हमारे पास में री, और उसके लास्ट में आया हमारे पास में री। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमारे पास में ये 5 वर्ण निकल करके आ जाते हैं। अब उसके आगे लिखा हुआ है सवर्णे। स का मतलब हो गया समान, स का मतलब क्या हो गया समान, वर्णे का मतलब हो गया वर्ण, अर्थात ए के बाद में यदि क्या हो, ए हो, तो यहां पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है दीर्घ, अर्थात उनको दीर्घ बना दिया जाता है, तो फिर क्या बन जाएगा आ बना दिया जाता है। तो नियम आ जाता है कि ए के बाद में यदि ए आ जाए तो उसका क्या बना देंगे आ बना देंगे। ऋस्व ई के बाद में यदि ऋस्व ई आ जाए तो क्या बना देंगे दीर्घ ई बना देंगे। ऋस्व उ के बाद में यदि ऋस्व उ आ जाए तो दीर्घ उ। ऋस्व री के बाद में यदि ऋस्व री आ जाए तो दीर्घ री बना देंगे, और री के बाद में यदि री आए तो इसका कभी भी क्या नहीं होता है दीर्घ नहीं होता है, इसलिए ये अपने मूल रूप में ही रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारे पास में नियम बन जाता है। लेकिन जब हम लोग कोई गाइड कोई बुक कुछ भी पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ अलग लिखा हुआ मिलता है कि सर यदि ए के बाद में आ लिखा हुआ हो तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा, देखो क्या लिखा हुआ है सवर्णे, अर्थात हमारे पास में एक सूत्र आया था तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जिसका उच्चारण स्थान और जिसका आभ्यंतर यत्न क्या हो समान हो, तो उसकी हमेशा कौन सी संज्ञा हो जाती है सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो हमारे पास में इनका नियम निकल करके आता है, जैसे ए के आगे यदि ए हो तो क्या बना देंगे आ बना देते हैं। यदि आ के बाद में यदि ए हो तो क्या बना देंगे आ ही बनाएंगे। यदि ऋस्व ए के आगे यदि हमारे पास में क्या हो आ हो तो भी क्या बना देंगे आ ही बनाएंगे, और आ के बाद में यदि आ हो तो हम लोग क्या बनाएंगे आ ही बनाएंगे। अर्थात ये किनकी दृष्टि से बनते हैं सवर्णता की दृष्टि से इनका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे कि ई जो आया हमारे पास में, इस ई का भी बनेगा कि ऋस्व ई के बाद में यदि ऋस्व ई हो तो क्या बना देंगे दीर्घ ई बना देते हैं। यदि दीर्घ ई के बाद में यदि ऋस्व ई हो तो दीर्घ ई, और ऋस्व ई के बाद में यदि दीर्घ ई हो तो दीर्घ ई, और दीर्घ ई के बाद में यदि दीर्घ ई हो तो भी दीर्घ ई ही बना दिया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों री उ जो है उस उ का भी हम लोग बनाएंगे,
और जो री है उस री का भी हम लोग ऐसा ही रूप बनाएंगे। ये रूप बनते किसकी दृष्टि से है? कौन सी दृष्टि होगी वहां पर? सवर्णता की दृष्टि, अर्थात इनका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान कंठ और इसका भी उच्चारण स्थान कंठ, इसका अभ्यंतर यत्न विवृत और इसका भी अभ्यंतर यत्न विवृत। तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा? इन दोनों को मेल करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? आ, अर्थात अपने पास में कौन सी दृष्टि निकल करके आती है? सवर्णता की दृष्टि। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से उ का भी बनेगा, इसी प्रकार से री का भी बनेगा। लेकिन हमारे पास में आया री प्लस री, क्योंकि इसका दीर्घ कभी होता नहीं है, इसलिए हम लोग री जो है इस री के बाद में यदि री आता है, चाहे ऋश्व हो चाहे दीर्घ हो, क्योंकि दीर्घ तो बनता नहीं है, हमेशा ही क्या आएगा? ऋश्व आएगा। तो ये अपने मूल रूप के अंदर ही ऐसा विद्यमान रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे पास में चलने वाली अर्थात दीर्घ संधि में आने वाले वर्ण। अर्थात ये कहता है, इसका सूत्र है अक है सवर्णे दीर्घ है। अब दोस्तों इसका हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक एग्जांपल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं, अर्थात उनको हल करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास में एग्जांपल आता है और पहला एग्जांपल है कदात्र, ऐसा शब्द आ गया हमारे पास में। अब देखिए दोस्तों, इस शब्द की जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे तो हमारे पास में इसके संधि विच्छेद होगी। जैसे कदाधन अत्र। ठीक है दोस्तों, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? कदाधन अत्र। देखिए दोस्तों, इस दै को हम लोग जब हलंत करेंगे, दै को जब हम लोग हलंत करेंगे तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा? आ के बाद में देखो क्या लिखा हुआ मिल जाएगा? ए। यदि आ के बाद में यदि ए हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या बना दिया जाएगा? आ बना देते हैं। अब देखिए दोस्तों, कै और दै, दै क्या था? आधा, क्योंकि हम लोगों ने आ की मात्रा निकाली थी। अब इस दै के अंदर अपन लोग कौन सी मात्रा जोड़ेंगे? आ की मात्रा जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? कदा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दिया था तो क्या शेष रहा? त्रय। इस त्रय शब्द को लास्ट में जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? कदात्र। नेक्स्ट एग्जांपल देखो दोस्तों, अपने पास में आता है जैसे कि मुरारी, ऐसा हमारे पास में एक और एग्जांपल निकल करके आया। और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे तो हमारे पास में संधि विच्छेद होगी मूर्धन अरी। संधि विच्छेद क्या होगी दोस्तों इसकी? मूर्धन अरी। देखिए दोस्तों, मूर्धन अरी जो संधि विच्छेद हुई, अब इसको हम लोग हल करते हैं। जैसे कि दोस्तों रै को हम लोग हलन करेंगे तो हमारे पास में निकल करके आएगा ए के बाद में फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? आ। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, मुंह और रै हमारा क्या था? आधा, और इसके अंदर कौन सी मात्रा जोड़ेंगे? आ की मात्रा। तो हमारे पास में क्या बन गया? मुरा। और लास्ट में कौन सा शब्द शेष है? री। तो शब्द क्या बन जाएगा? मुरारी। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारे पास में आ से संबंधित एग्जाम्पल। अब ई से संबंधित हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अर्थात ई प्लस ई मिलकर के जो दीर्घ ई बन रही थी, अब उसके एग्जाम्पल, उसके उदाहरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेकंड पॉइंट था ई धन दीर्घ ई लिख देता हूं ताकि अपने को याद रहे कि किसके एग्जाम्पल है? ई के एग्जाम्पल। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं भूमि शहर, ऐसा एग्जाम्पल आया हमारे पास, भूमि शहर। ठीक है दोस्तों, अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे तो हमारे पास में इसकी संधि विच्छेद होगी भूमि धन ईशह, भूमि धन ईशह। ठीक है दोस्तों, देखो भूमि धन ईशह, तो मैं को हलंत करेंगे, मैं को हलंत करेंगे तो क्या आएगा? ऋश्व ई। और ऋश्व ई के बाद में क्या लिखी हुई है? दीर्घ ई। अर्थात ऋश्व ई के बाद में यदि दीर्घ ई आए तो इन दोनों वर्णों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और इन दोनों के स्थान पे कौन सा वर्ण बन जाएगा? दीर्घ ई बनेगा। तो देखिए दोस्तों, शब्द बनता है भूमय। मैं हमारे पास में हलंत वर्ण था, दीर्घ ई का आगम करेंगे यहाँ पर दो भूमि और अंत में हमारे पास में क्या शेष रह जाएगा? सै। तो शब्द क्या बन जाएगा? भूमि शहर। ऐसा ही हमारे पास में जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल आता है सेकंड नंबर का यदीच्छा, ऐसा हमारे पास में एग्जांपल आया यदीच्छा। देखिए दोस्तों, इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में इसकी संधि होगी यदि
धन इच्छा, यदि धन इच्छा। देखिए दोस्तों, यहां पर दै को हलन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ऋश्व ई, और ऋश्व ई के बाद में क्या आ गया, ऋश्व ई, अर्थात ऋश्व ई के बाद में ऋश्व ई आए तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, य और दै हमारा क्या था, हलंत, अर्थात अब इसके अंदर कौन सी मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, तो दीर्घ ई की मात्रा हम लोग जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में आधा छ, और छ हमारे पास में शेष था, उसको हम लोग जोड़ करके शब्द क्या बन जाएगा, यदिच्छा। ऐसे ही हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल और भी है, जैसे कि हम लोग निकालते हैं इसके अंदर कविंद्र है, ऐसा शब्द आया हमारे पास में, कविंद्र है, कविंद्र है, और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में संधि भी होगी इसकी, कविंद्र है, दीर्घ की मात्रा, इसकी संधि विच्छेद होगी हमारे पास में कविधन इंद्र है। क्या होगी दोस्तों इसकी, कविधन इंद्र है। देखिए दोस्तों, यहां पर ऋश्व ई और यहां पर भी ऋश्व ई, इन दोनों वर्णों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ ई बनेगा, और दीर्घ ई बनेगा तो हमारे पास में शब्द बन जाएगा कवि, और उसके बाद में न और द्र, तो शब्द क्या बन जाएगा, कविंद्र है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल हो रहा है, जैसे कि महतीच्छा शब्द बन जाता है महतीच्छा, महतीच्छा, ऐसा हमारे पास में शब्द आ गया। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे तो हमारे पास में बनेगी महती धन इच्छा, महती धन इच्छा। तो देखिए दोस्तों, तय को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, दीर्घ ई, और इसके बाद में क्या है यहाँ पर ऋश्व ई, इन दोनों वर्णों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, दीर्घ ई, और दीर्घ ई बनेगा तो हमारे पास में शब्द जो था वो बन करके तैयार हो जाता है, और वो बन जाएगा महतीच्छा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में चलने वाले 4 एग्जाम्पल, वो किससे संबंधित थे, ऋश्व ई से संबंधित थे, अर्थात अपन लोग जो दीर्घ ई में परिवर्तन कर रहे हैं। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में ऊ से संबंधित उदाहरण। अब देखिए दोस्तों, ऊ से संबंधित उदाहरण जो होंगे हमारे पास में वो होंगे, जैसे कि तीसरा पॉइंट, यानी कि ऊ प्लस ऊ, तो हम लोग क्या बना रहे हैं, उसका दीर्घ ऊ बना रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास में पहला एग्जाम्पल आता है विदुहा, ऐसा शब्द आ गया हमारे पास में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में होगी विदुधन ऊहा, क्या बन जाएगा हमारे पास में, विदुधन ऊहा। देखिए दोस्तों, अब इसको हम लोग हलंत करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ऋश्व ऊ, और उसके बाद में हमारे पास में क्या आ गया, दीर्घ ऊ, इन दोनों वर्णों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो शब्द बन जाता है विधय, इसके अंदर कौन सी मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, और अंत में हमारे पास में क्या शब्द शेष रहा, हा, और इसके साथ में हम लोगों ने विसर्ग लगा दिया तो शब्द क्या बन जाएगा, विदुहा। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में आ जाता है, ऐसा ही एग्जांपल है वधूत्सव, वधूत्सव है, ऐसा शब्द आ गया दोस्तों अपने पास में। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, वधूत्सव, इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में बनेगा वधु धन उत्सव है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ध, इसके अंदर ऊ की मात्रा है, अर्थात दीर्घ ऊ की मात्रा, और उसके बाद में आ गया हमारे पास में ऋश्व ऊ, इन दोनों वर्णों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ बनेगा तो हमारे पास में शब्द क्या बन जाएगा, वैध, आधा था, इसके अंदर दीर्घ ऊ की मात्रा, और उसके बाद में अपने पास में बच जाता है तय, शय और वै, तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, वधुत शव है। नेक्स्ट ऐसा ही हमारे पास में और भी एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिख करके उनको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारे पास में यवागुष्मा, यवागुष्मा, कौन सा होगा दोस्तों इसका, यवागुष्मा, अर्थात अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में बनेगी
यवागु धन ऊष्माः। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए दीर्घ उ और उसके बाद में आ गया यहां पर भी दीर्घ उ, अर्थात इन दोनों वर्णों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दीर्घ उ। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारे पास में य वा ग, आधा था, इसके बाद अंदर दीर्घ उ की मात्रा, उसके बाद में श और मा, तो शब्द बन जाता है अपने पास में यवागुष्माः। ऐसे ही हमारे पास में जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारे पास में भानुदय है। कौन सा होगा दोस्तों भानुदय है, भानुदय है। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में संधि होगी भानुधन उदय है। ठीक है दोस्तों, देखिए न को हम लोग हलक करेंगे तो क्या निकलेगा उ, उसके बाद में क्या आ गया यहाँ पर उ, अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दीर्घ उ, और हमारे पास में शब्द बन जाएगा भान, हलंत था, आधा वर्ण था, इसके अंदर दीर्घ उ की मात्रा और उसके बाद में द और य, तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों भानुदय है। तो दोस्तों इस प्रकार से आने वाले ये जो 4 एग्जाम्पल थे वो किससे संबंधित थे दीर्घ उ से संबंधित थे। अब इसके बाद में हमारे पास में एक पॉइंट और बच जाता है, सॉरी 2 पॉइंट बचते हैं, एक तो री से संबंधित और एक ली से संबंधित। अब उनके अंदर कैसा होगा, कैसे उदाहरण होंगे, उनको हम लोगों को कैसा हल करना है, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट आया हमारे पास में जैसे कि री के बाद में यदि री हो तो, री के बाद में यदि री हो तो इनके स्थान पर, री हो तो इनके स्थान पर ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट एग्जांपल है री से संबंधित, जैसे ऋश्वरी और उसके बाद में ऋश्वरी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा दीर्घ री। अब इससे संबंधित एग्जांपल, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है और वो होगा जैसे कि मातृनम। ठीक है दोस्तों, अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में बनेगी मातृधन ऋणम, मातृधन ऋणम। देखिए दोस्तों तय के नीचे व की मात्रा है, अर्थात यहाँ पर री और उसके बाद में यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है री लिखा हुआ है, अर्थात इन दोनों वर्णों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दीर्घ री, दीर्घ री बनेगा। तो देखिए दोस्तों मा और तय, तय हमारा हलंत है, इसके अंदर दीर्घ री की मात्रा, तो एक बार और उसके बाद में नीचे एक बार और डालना होगा, और उसके बाद में शब्द हमारे पास में शेष रह गया नम, तो शब्द क्या बन जाएगा मातृनम। नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा ही हमारे पास में आता है कर्तृणम, ऐसा शब्द आ गया अपने पास में दोस्तों। अब इस शब्द की हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में बनेगी कर्तृ प्लस ऋणम। ठीक है दोस्तों, यानी कि तय के नीचे क्या है री और उसके बाद में क्या मिल रहा है अपने को री, दोनों वर्णों को जोड़ेंगे तो फिर क्या बन जाएगा दीर्घ री, तो हमारा शब्द कौन सा बन जाएगा कर्तृणम। नेक्स्ट ऐसा ही हमारे पास में एक और एग्जांपल आता है होत्रिशी, ऐसा शब्द आ गया दोस्तों। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे तो हमारे पास में बनेगा होत्र धन ऋषि, होत्र धन ऋषि, अर्थात तय के नीचे क्या है री, री के बाद में क्या आ गया फिर से री आ गया, तो इन दोनों वर्णों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हो आधा तय, इसके अंदर रे डबल मात्रा और उसके बाद में सी, तो शब्द क्या बन जाएगा अपने पास में होतर्षि। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास में री से संबंधित हम लोगों ने 3 एग्जांपल निकाले। अब बच जाता है हमारे पास में चौथा पॉइंट, अर्थात री के बाद में यदि री आता है तो इसके स्थान पर री ही बना दिया जाता है, अर्थात उसका कभी भी दीर्घ रूप नहीं होता है। जैसे उसके कुछ एग्जांपल है हमारे पास में और उन एग्जांपल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास में लास्ट पॉइंट निकल करके आता है ली धन ली, और इनके स्थान पे क्या बन जाएगा ली भी बन जाता है। जैसे हमारे पास में एग्जांपल आई लिकार,
ऐसा शब्द आ गया। अब इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में होगी लृधन लृकार है। विसर्ग लगा लेते हैं इसके साथ में तो क्या बन जाएगा, लृधन लृकार है। अर्थात यहाँ पर पूर्व में लृ और दूसरे वर्ण के प्रथम में भी लृ, अर्थात लृ के बाद में लृ हो तो इनके स्थान पे ही क्या बनेगा, लृ ही बनेगा। अर्थात दोनों के स्थान पे हम लोगों ने क्या बना दिया, लृ। आगे शब्द हमारे पास में क्या शेष रहा, कार है। इसको ऐसे कैसे जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, लृकार है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, ऐसा ही हमारे पास में एक और एग्जांपल है, गमलृकार है। और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे तो हमारे पास में बनता है गमलृ धन लृकार है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रथम वर्ण कौन सा आ गया यहाँ पर, लृ। लृ के बाद में फिर से क्या आ गया, लृ, अर्थात वही शर्त हो गई। अर्थात लृ के बाद में यदि लृ आता है तो इन दोनों के स्थान पर क्या बना देंगे, लृ ही बना देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग मैं ल आधा था हमारे पास में, लेकिन इस लृ के स्थान पर क्या बना दिया गया, लृ बना दिया गया। और उसके साथ में हम लोग क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर कार है। तो शब्द क्या बन जाएगा, गमलृकार है। ऐसे ही हमारे पास में और एग्जांपल होते हैं, लृ वर्ण है। और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगी दोस्तों, लृधन लृ वर्ण है, लृधन लृ वर्ण है। और ऐसा ही हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल आ जाता है, जैसे कि है मुचलृकार है। तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, मुच लृ धन लृकार है। इस प्रकार से इनके यहां पर भेद बताए गए, अर्थात उदाहरण को अपने को हल करना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारे पास में चलने वाली पहली संधि। और पहली संधि थी हमारे पास में दीर्घ संधि, अर्थात इसका सूत्र होता है अकह स वर्णे दीर्घ है। अर्थात ए ई उ री लृ के आगे यदि समान वर्ण हो तो क्रमशः इनके स्थान पर दीर्घ आदेश कर दिया जाता है। अंत में हम लोग इसकी परिभाषा को सीखते हैं, और इसकी परिभाषा होगी कि ए ई उ री लृ के आगे यदि समान वर्ण हो तो क्रमशः इनके स्थान पर दीर्घ आदेश कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से थी हमारे पास में दीर्घ संधि। नमस्ते। ठीक है दोस्तों, यदि ये चैनल आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि हम लोग अपने इस अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचा पाए, अर्थात वो विद्यार्थी भी इस विषय का आनंद और लाभ उठा पाए। धन्यवाद।